आज हम मौलिक अधिकारों को बहुत विस्तृत और गहरे तरीके से समझेंगे। बिल्कुल। भारतीय संविधान का वो हिस्सा जो शायद इसकी जान है, फंडामेंटल राइट्स। ये सिर्फ कुछ नियम या कानून नहीं है, ये हर भारतीय नागरिक को दी गई एक तरह की गारंटी है। सही बात है, एक गारंटी के आप सम्मान और आजादी के साथ जी सकते हैं। और इन्हें मौलिक या फंडामेंटल कहने का भी तो एक बहुत गहरा कारण है। हाँ बिल्कुल, ये इसलिए फंडामेंटल है क्योंकि ये किसी व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए, मतलब चाहे वो बौद्धिक हो, नैतिक हो या आध्यात्मिक, उसके लिए अनिवार्य है। इनके बिना हम एक लोकतांत्रिक देश की कल्पना भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ये वो बुनियाद है जिस पर हमारे लोकतंत्र की पूरी इमारत खड़ी है। और ये अधिकार संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि ये सरकार की शक्तियों पर एक लगाम लगाते हैं, एक सीमा तय करते हैं। बिल्कुल, ताकि सरकार तानाशाही ना बन सके। पर ये लगाम असल में दिखती कैसी है? इसकी शुरुआत होती है आर्टिकल 12 से, जो ये बताता है कि ये अधिकार हमें मिले किसके खिलाफ हैं। ये राज्य या स्टेट आखिर है कौन? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि ज्यादातर अधिकार स्टेट के खिलाफ ही तो लागू होते हैं ना। हाँ। तो आर्टिकल 12 के हिसाब से स्टेट का मतलब सिर्फ केंद्र सरकार या राज्य सरकारें नहीं है। अच्छा। नहीं, इसमें संसद, राज्यों की विधानसभाएं, नगरपालिका, पंचायतें, ये सब शामिल हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा है अन्य प्राधिकरण या अदर अथॉरिटीज। हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। ये अदर अथॉरिटीज क्या हैं? मतलब क्या कोई प्राइवेट कंपनी भी स्टेट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी सवाल का जवाब देते हुए इस परिभाषा का दायरा बहुत बड़ा कर दिया है। वैसे? कोर्ट का कहना है कि कोई भी संस्था, चाहे वो सरकारी हो या निजी, अगर वो सरकारी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है या सरकार के एक अंग की तरह काम कर रही है, तो उसे स्टेट माना जाएगा। कोई उदाहरण दे सकती हैं? जैसे कि? जैसे LIC है, ONGC है, ये सरकारी कंपनियां हैं। पर मान लीजिए कोई प्राइवेट बिजली कंपनी है जिसे सरकार ने पूरे शहर को बिजली देने का एकाधिकार दिया है, ओके। तो वो भी स्टेट की परिभाषा में आ सकती है। अगर वो मनमाने ढंग से आपके अधिकार छीनती है, तो आप उसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का सुरक्षा कवच है, ताकि कोई भी ताकतवर संस्था सरकार का मुखौटा पहनकर नागरिकों के अधिकार न छीन सके। एग्जैक्टली। तो अब हमने ये तय कर लिया कि हमारे अधिकारों के सामने कौन खड़ा हो सकता है। पर अगर ये स्टेट ही कोई ऐसा कानून बना दे जो हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो, तब क्या होगा? उसके लिए संविधान ने हमें सबसे मजबूत ढाल दी है। आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो संविधान बनने से पहले का हो या बाद में बनाया गया हो, अगर वो किसी भी फंडामेंटल राइट को छीनता है या कम करता है, तो वो कानून उस हद तक शून्य यानी वॉइड माना जाएगा। अमान्य। हाँ, अमान्य। इसी को जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा की शक्ति कहते हैं। यानी कोर्ट एक तरह से संविधान का गार्डियन है। वो हर कानून को इस कसौटी पर तौलता है कि कहीं वो मौलिक अधिकारों को चोट तो नहीं पहुंचा रहा। बिल्कुल, ये हमारे लोकतंत्र का चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है। तो इसी बुनियाद पर चलिए अधिकारों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। संविधान पहले ये तय करता है कि हर नागरिक बराबर है, और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला और सबसे जरूरी अधिकार, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। हाँ, आर्टिकल्स 14 से 18 तक। आर्टिकल 14 में दो बातें लिखी हैं, कानून के समक्ष समानता यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ, और कानूनों का समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर इनमें बहुत बड़ा फर्क है, बहुत ही गहरा फर्क है। क्या? कानून के सामने सब बराबर हैं, ये एक ब्रिटिश सोच है। AV डाइसी के रूल ऑफ लॉ से आती है। इसका सीधा मतलब है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक। ये एक कह सकते हैं कि नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, जो स्टेट को भेदभाव करने से रोकता है। नेगेटिव क्यों? नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये राज्य को कुछ करने से मना करता है। तुम किसी को विशेषाधिकार नहीं दोगे। लेकिन हमारे संविधान निर्माता जानते थे कि भारत जैसे असमान समाज में सबके लिए एक ही कानून लगाना भी तो अन्याय हो सकता है। इसे थोड़ा और आसान करते हैं। कैसे? क्या एक प्रोफेशनल एथलीट और एक दिव्यांग व्यक्ति को एक ही स्टार्टिंग लाइन से दौड़ाना, क्या ये बराबरी है? बिल्कुल नहीं, ये तो अन्याय है। यहीं पर दूसरी बात आती है, कानूनों का समान संरक्षण। ये एक अमेरिकी सोच है। और ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि समान परिस्थितियों वालों के साथ समान व्यवहार होगा
और असमान परिस्थितियों वालों के साथ अलग। मतलब equals should be treated equally and unequals unequally. बिल्कुल, ये सरकार को शक्ति देता है कि वो समाज के पिछड़े वर्गों के लिए खास प्रावधान बना सके, जिसे हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या आरक्षण के रूप में देखते हैं। तो बराबरी का मतलब सबको एक जैसा मानना नहीं है। नहीं, बल्कि सबको बराबरी पर लाने का मौका देना है। ये है असली बराबरी। और इसी सोच को आर्टिकल 15 और 16 आगे बढ़ाते हैं। हाँ, आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इसके भी अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं। हाँ, बिल्कुल है। राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए या फिर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों एससीज और एसटीज की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, जैसे शिक्षण संस्थानों में आरक्षण। और आर्टिकल 16? वो सरकारी नौकरियों की बात करता है। हाँ, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी भी पद पर रोजगार में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। पर यहाँ भी पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। तो ये सब सामाजिक और आर्थिक बराबरी की बात हुई। हाँ, और फिर आते हैं आर्टिकल 17 और 18, जो सामाजिक बराबरी को और मजबूत करते हैं। आर्टिकल 17 छुआछूत यानी अस्पृश्यता को पूरी तरह खत्म करता है। ये एक एब्सोल्यूट राइट है ना? हाँ, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। कोई एक्सेप्शन नहीं। इसका किसी भी रूप में अभ्यास करना एक दंडनीय अपराध है। इसके लिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 भी बनाया गया है। और आर्टिकल 18? उपाधियों का अंत। हाँ, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ये महाराजा, राय बहादुर, नवाब जैसी उपाधियों को खत्म करता है, ताकि कोई भी जन्म के आधार पर खुद को दूसरों से श्रेष्ठ ना समझ सके। लेकिन सेना या शिक्षा से जुड़े सम्मान दिए जा सकते हैं, जैसे भारत रत्न। हाँ, सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान जैसे डॉक्टर या सेना के रैंक वो दिए जा सकते हैं, पर वो उपाधियां नहीं हैं, वो सम्मान है। ठीक है, तो एक बार जब संविधान ने हमें बराबर बना दिया, तो अगला सवाल उठता है कि इस बराबर नागरिक को आजादियां क्या-क्या मिलेंगी। और यहाँ आता है हमारा दूसरा बड़ा अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। और इसकी शुरुआत होती है आर्टिकल 19 से। इसे आप आम नागरिक का फ्रीडम पैकेज समझ सकते हैं। फ्रीडम पैकेज, ये अच्छा है। हाँ, क्योंकि इसमें 6 बहुत जरूरी आजादियां एक साथ दी गई हैं। कौन कौन सी? इसमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांति से बिना हथियारों के इकट्ठा होने की आजादी, संघ या समिति बनाने की आजादी, देश में कहीं भी आने जाने की? हाँ, भारत के पूरे क्षेत्र में घूमने की और भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता, और आखिर में कोई भी पेशा या व्यापार करने की स्वतंत्रता। लेकिन सबसे ज्यादा बहस तो बोलने की आजादी पर होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और यहीं पर एक बड़ा लेकिन आता है, ये आजादियां असीमित तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहीं पर संविधान का सबसे जरूरी सेफ्टी वॉल्व आता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। उचित प्रतिबंध। हाँ, आपकी आजादी वहां खत्म होती है जहां देश की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या किसी और के सम्मान को ठेस पहुंचने का खतरा शुरू होता है। मतलब आप नफरत नहीं फैला सकते। आप किसी की मानहानि, डेफेमेशन नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है जिसे अदालतें समय समय पर तय करती हैं कि कौन सा प्रतिबंध रीजनेबल है और कौन सा नहीं। अच्छा, और अगर किसी पर कोई अपराध करने का आरोप लगता है तो क्या उसकी सारी आजादियां छीन ली जाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 20 जो है वो आरोपी व्यक्ति को भी 3 बड़े संरक्षण देता है। 3? हाँ, पहला, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब आपको उस काम के लिए सजा नहीं मिल सकती जो करते समय कानूनन अपराध नहीं था। ठीक है। दूसरा, नो डबल जेपेटी, यानी एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। और तीसरा? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये तो बहुत जरूरी सुरक्षा है। लेकिन अब हम उस अधिकार के आते हैं जिसे शायद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, आर्टिकल 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये लाइन सुनने में बहुत सीधी है, पर सुप्रीम कोर्ट ने तो इसे संविधान का सबसे बड़ा अधिकार बना दिया है। कैसे? ये एक शानदार कहानी है हमारे संविधान के विकास की। शुरुआत में A.K. गोपालन केस में जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेने का अधिकार समझा जाता था, मतलब जिंदा रहना। बस इतना ही। हाँ, लेकिन धीरे धीरे, खासकर मेनका गांधी केस के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का मतलब सिर्फ बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है,
जिंदा रहना नहीं बल्कि सम्मान के साथ जीना है। अ लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी। तो इसमें क्या क्या शामिल हो गया? अरे बहुत कुछ। इसमें निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी शामिल हो गया, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जल्दी न्याय पाने का अधिकार और यहाँ तक कि सोने का अधिकार भी। राइट टू स्लीप। हाँ, आज आर्टिकल 21 एक पेड़ की तरह है जिसकी शाखाएं लगातार फैल रही हैं और ये नागरिकों को सरकार की मनमानी से बचाने वाला सबसे मजबूत अधिकार बन गया है। यानी सरकार आपकी जान या आजादी छीन सकती है, लेकिन सिर्फ कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से, मनमाने ढंग से नहीं। बिल्कुल, और वो प्रक्रिया भी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होनी चाहिए। और इसी से जुड़ा है आर्टिकल 22, जो गिरफ्तारी के मामलों में संरक्षण देता है। हाँ, ये कहता है कि अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको गिरफ्तारी का कारण जानने का हक है। आपको अपनी पसंद के वकील से बात करने का हक है और 24 घंटे के अंदर यात्रा का समय छोड़कर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। लेकिन ये सामान्य आपराधिक मामलों के लिए है। हाँ, इसी में प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक नजरबंदी का भी जिक्र है, जो एक कह सकते हैं कि विवादास्पद विषय रहा है। वो क्या है? जब किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए शक के आधार पर बिना किसी मुकदमे के हिरासत में लिया जाता है, इसके लिए अलग नियम है। ओके, तो हमने बराबरी और आजादी की बात कर ली। इसके बाद संविधान कुछ और जरूरी सुरक्षा देता है, जैसे शोषण के खिलाफ अधिकार। हाँ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल्स 23 और 24। ये क्या कहते हैं? आर्टिकल 23 इंसानी तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बंधुआ मजदूरी, जिसे बेगार कहते थे, इन प्रथाओं पर पूरी तरह रोक लगाता है। और आर्टिकल 24? वो बाल मजदूरी पर रोक लगाता है। खासकर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खानों या किसी भी और खतरनाक काम में लगाने पर पूरी तरह से रोक है। ये अधिकार एक सभ्य समाज की नींव है। बिल्कुल। इसके बाद आता है भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दिखाने वाला अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल्स 25 से 28 तक। हाँ, आर्टिकल 25 हर व्यक्ति को, नागरिक ही नहीं, हर व्यक्ति को अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता और अपने धर्म को मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की आजादी देता है। लेकिन इस पर भी कुछ सीमाएं हैं। बिल्कुल है। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन। और आर्टिकल 26 वो धार्मिक संप्रदायों को मतलब कलेक्टिव फ्रीडम देता है। उन्हें अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने, धार्मिक संस्थानों की स्थापना करने और उनका रखरखाव करने का अधिकार है। और सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स नहीं ले सकती, है ना? सही, ये आर्टिकल 27 में है। और आर्टिकल 28 कहता है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये भारत के सेक्युलर फैब्रिक को मजबूत करता है। बहुत ज्यादा। इसके बाद अल्पसंख्यकों के लिए भी कुछ विशेष अधिकार हैं। हाँ बिल्कुल, आर्टिकल्स 29 और 30 जो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये क्यों जरूरी थे? ये भारत की विविधता को बनाए रखने की गारंटी है। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने का अधिकार देता है। और आर्टिकल 30 वो उन्हें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने और उन्हें चलाने का मतलब उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। तो ये सब अधिकार सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मजबूत लगते हैं, पर असली सवाल तो ये है कि अगर सरकार या कोई सरकारी संस्था इनमें से कोई अधिकार छीन ले तो एक आम नागरिक क्या करेगा? और यहीं पर शायद उस अधिकार की एंट्री होती है जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। बिल्कुल सही। आप आर्टिकल 32 की बात कर रहे हैं, संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट, टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हाँ। ये खुद में कोई अधिकार नहीं देता, बल्कि ये बाकी सभी अधिकारों को लागू करवाने का एक जरिया है, एक मास्टर की है। मास्टर की। हाँ, ये हर नागरिक को वो शक्ति देता है कि अगर उसके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या निचली अदालत नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट जाने का भी विकल्प है आर्टिकल 226 के तहत, पर आर्टिकल 32 खुद एक मौलिक अधिकार है। अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट के पास इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए कुछ खास टूल्स हैं जिन्हें रिट्स कहते हैं। हाँ, 5 तरह की रिट्स। इनके नाम सुनने में बड़े भारी लगते हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस। इन्हें आसान भाषा में कैसे समझें? इन्हें हम 5 सुपर पावर्स कह सकते हैं जो कोर्ट के पास है। ओके। पहली है हेबियस कॉर्पस। इसका लैटिन में मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो।
इसका क्या मतलब हुआ? अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है तो कोर्ट ये रिट्स जारी करके पुलिस या किसी भी अथॉरिटी को आदेश देता है कि उस व्यक्ति को तुरंत हमारे सामने पेश करो। ये व्यक्तिगत आजादी का सबसे बड़ा रक्षक है। अच्छा, दूसरी है मैंडमस, यानी हम आदेश देते हैं। बिल्कुल, इसे ऐसे समझें कि अगर कोई सरकारी अफसर या कोई पब्लिक बॉडी अपना कानूनी काम करने से मना कर रही है जिससे आपका हक मारा जा रहा है, तो कोर्ट उसे आदेश दे सकता है, डू योर जॉब, अपना काम करो। ठीक है, और प्रोहिबिशन और सर्शिरारी, ये दोनों तो अदालतों से ही जुड़े लगते हैं। हाँ, ये दोनों बड़ी अदालत के मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निचली अदालतों पर कंट्रोल के टूल्स हैं। कैसे? प्रोहिबिशन जैसा नाम से ही जाहिर है, ये किसी निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोकता है। मतलब फैसला आने से पहले? हाँ, ये पहले ही रोक देता है। और अगर निचली अदालत ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर या कानून का उल्लंघन करके फैसला दे ही दिया है, तो सरशरारी उस फैसले को रद्द कर सकती है और केस को अपने पास मंगा सकती है। समझ गया। और आखिरी को वारंटो। इसका मतलब है किस अधिकार से या बाय व्हाट अथॉरिटी। अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर गलत तरीके से बैठ गया है, तो कोई भी नागरिक कोर्ट जाकर पूछ सकता है और कोर्ट इस रिट के जरिए उस व्यक्ति से पूछेगा कि आप किस अधिकार से इस कुर्सी पर बैठे हैं। तो ये सरकारी पदों पर अवैध कब्जे को रोकता है। बिल्कुल। तो ये 5 रिट्स मिलकर आम नागरिक के हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत देते हैं। लेकिन क्या ये अधिकार हर किसी पर हर हाल में लागू होते हैं, जैसे सेना या पुलिस के जवानों पर? नहीं, यहाँ पर संविधान कुछ जरूरी अपवाद भी बताता है। आर्टिकल्स 33, 34 और 35। वो क्या है? आर्टिकल 33 संसद को शक्ति देता है कि वो सशस्त्र बलों, पुलिस और ऐसी ही दूसरी एजेंसियों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सके। ऐसा क्यों? ताकि अनुशासन बना रहे और वो अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन कर सके। देश की सुरक्षा का मामला है। और आर्टिकल 34? वो मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन के दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध की बात करता है। ये बहुत ही असाधारण परिस्थितियों के लिए है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये मौलिक अधिकार एक पूरी कहानी कहते हैं। बराबरी की नींव रखने से लेकर आज़ादी का आसमान देने और फिर उस आज़ादी की रक्षा के लिए नागरिक के हाथ में मजबूत हथियार देने तक। हाँ, ये सिर्फ कानून की किताबें नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की धड़कन है। बिल्कुल। और ये एक सतत बहस भी है ना, कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के सामूहिक हित के बीच सही संतुलन कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जो अदालतें और हमारा समाज हर दिन हल करने की कोशिश करते हैं। और समय के साथ इन अधिकारों के मायने भी बदल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसा हमने आर्टिकल 21 के मामले में देखा, एक छोटी सी लाइन में आज कितने सारे अधिकार शामिल हो गए हैं। इसी सोच के साथ एक अंतिम सवाल। पूछिए। आज के डिजिटल युग में जहां हमारा सारा डेटा, हमारी सारी बातचीत ऑनलाइन है, हमारे मौलिक अधिकारों, खासकर निजता के अधिकार को किन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और हमारा संविधान भविष्य में हमारी डिजिटल स्वतंत्रता की सुरक्षा कैसे कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलके खोजना होगा।